हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें चल रहा है आपका इंग्लिश ग्रामर सिलेबस, यानी कि जो आपका सन 2022 में जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला उसका टॉपिक जो होता है वो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को ध्यान से नहीं समझोगे, भले ही ये 2 नंबर का सही, लेकिन इसका यूज़ आगे भी बहुत होता है। जैसे कि मान लीजिए स्टोरी में भी इसके सेंटेंस आ जाते हैं और जनरली भी इसको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की ग्रामर का जो सेक्शन बी होता है उसका पहला ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इसके टोटल जो होते हैं वो 6 पॉइंट होते हैं। मैं एक बार उनको बता देता हूँ, जिसमें पहला होता है आपका असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5वां होता है ऑप्टेटिव। तो अब तक हम इसके आपके 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और आज हम इसका आपको 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। कौन सा करेंगे? 5वां। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे कहा जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसके भी काफ़ी रूल्स होते हैं, कुल मिला के इसके 5-6 रूल होते हैं, तो जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे खास बात क्या होती है? इसकी पहचान, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो इसको पहचानने में करते हैं, क्योंकि जब तक वो इसको पहचान नहीं पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही कठिन है। चाहे भले ही वो असर्टिव का कहना हो, तब तक आपको उसको पहचान नहीं पाओगे। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहला जो आपका पॉइंट होता है, यानी कि जिसको हम आरबी कहते हैं, उसमें हमें केवल इतना ही पहचानना होता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। लेकिन जो आपकी आरएस होती है, जो इनवर्ट कॉमा के अंदर मैटर होता है, उसमें आपको सेंटेंस को भी पहचानना पड़ेगा, टेंस को भी पहचानना पड़ेगा और वो टाइम वर्ड भी आपको देखने पड़ेंगे कि इसमें कौन से हैं, क्योंकि वो बदलने होते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रोनाउन भी पहचानना पड़ेगा। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पहचानना पड़ता है। वैसे तो मुख्य रूप के जो बदलाव होते हैं इसमें 5 प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ कि पहला जो बदलाव होता है वो हमारा, यानी कि से या सैड या फिर सेज का होता है। ठीक है, दूसरा जो बदलाव होता है वो कॉमा के स्थान पे होता है, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। तीसरा बदलाव जो होता है वो प्रोनाउन का होता है। और चौथा जो बदलाव होता है वो टेंस का होता है। और 5वां बदलाव आपका टाइम वर्ड का होता है, जो समय बताने वाले शब्द होते हैं। यानी कहा जाए तो मुख्य रूप से ये 5 बदलाव होते हैं और इन 5 बदलाव के बेस पर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पहला आपका से या सेज को बदलना होगा आपको, दूसरा कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, तीसरा प्रोनाउन को बदलना है, चौथा टेंस को बदलना है, फिर टाइम वर्ड को बदलना है। इससे अलग आपका वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, ताकि जब भी आप उसको बदलाव करें तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। हो सकता है कि इससे कम बदलाव देखने को मिले, किसी में एक ही बदलाव मिलेगा, किसी में एक भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो सत्य बात वाला वाक्य आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस जो आ जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है कि बिल्कुल आपको बदलाव करना ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो सैड और सेज वाला ये तो बदलाव होता ही है। तो ये 5 बदलाव होते हैं, इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका ऑप्टेटिव टू इनडायरेक्ट, कि किस तरह से हम ऑप्टेटिव को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ताकि मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से ये बदलाव होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है इसका, यानी कि पहचान। हमको इसकी पहचान बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पहचान पता नहीं होगी हम किसी वाक्य को नहीं पहचान सकते हैं, और जब पहचान नहीं पाएंगे तो उसका इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में मे गॉड वर वुड
शुड, दैट, ओह, इफ आदि शब्द आए तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। मे, गॉड, बर, वुड, शुड, डैट, ओह, इफ ये वर्ड आ जाएं आपके तो वो क्या होगा, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन एक और बात, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। थोड़ा सा और देखते हैं। तथा इन वाक्यों में आशीर्वाद तथा अभिशाप का बोध प्रकट होता है। यानी कि अभिशाप का बोध प्रकट होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें वरदान है कि अभिशाप है, इस चीज़ का बोध प्रकट होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो सके। राम सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो आप सबसे पहले आर एस को देखोगे, मे दिखाई दे रहा है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, कह दोगे सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहचान लिया। पहचानने के बाद बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो उनको हम लिख देते हैं। जिसमें आपका रूल फर्स्ट है आपका कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा, आरबी के टू को हटा देते हैं। यानी कि आरबी में एक टू दिया होता है और उस टू को हटा देते हैं। ठीक है, रूल थर्ड देखिए, से सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर यदि वाक्य में आशीर्वाद हो तो विश्ड लगाते हैं। ठीक, यदि अभिशाप हो तो कर्स्ड लगाते हैं। तो बहुत ही समझ गए होंगे आसानी से कि सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, विश्ड और कर्स्ड लगाते हैं। एक और बात का आप याद रखोगे कि हो सकता है कि आप ये न समझ पाएँ कि इस वाक्य में वरदान है या अभिशाप है, ऐसे वाक्य को न समझ पाएँ, आपको उसका हिंदी मीनिंग ना आए, तो उस कंडीशन में हमारी एक बात को याद रखोगे कि यदि आप नहीं समझ पाते हैं कि इसमें वरदान है, अभिशाप है, तो आप प्रेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं सैड टू के स्थान पर।
तो मेरी बात समझ गए होंगे कि यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि वाक्य में आशीर्वाद है या फिर अभिशाप है, ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे? प्रेड का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट रूल है वाक्य को साधारण कर देते हैं। तो वाक्य को क्या कर देते हैं? साधारण कर देते हैं। जैसे कि ये मे शुरू में आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा। और अंत में हमने आपको बता ही दिया है कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप ही आता है। तो इस बात को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके जो कॉमन इंपॉर्टेंट रूल उनको हम डिस्कस करेंगे फिर। जैसे कि राम सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो आपके सामने आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो जाए, आप खुश रहो, ऐसा कुछ कहा उसने। तो देखो हमने इसके अर्थ बेस से पता लगा लिया कि इसमें वरदान है। क्या है? वरदान है, इसमें पता लगा लिया। बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखो राम तो राम रहेंगे आपके, सैड की जगह में बताया था वरदान हो तो क्या लगाते हैं? विश्ड लगाते हैं। टू को हटा देंगे, मीरा कॉमा हटा क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। वाक्य को साधारण करेंगे, मीरा से बदलेंगे तो यू को मीरा के अनुसार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और मे को क्या हो जाएगा? माइट। ये हम आपको बता चुके हैं कि मे को माइट में बदल देते हैं। आगे आपका लिव लॉन्ग सेम ही आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ज़्यादा इसके एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसके काफ़ी रूल हैं, तो उन सबको डिस्कस करना है। आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें आपके सर हर तरह के वाक्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसके आगे के रूल में डिस्कस करूँगा इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और देखो हमने इसकी हर चीज़ आपको क्लियर की है। ये इसके बाद आप इसका एक टॉपिक और रह जाता है डायलॉग वाला, तो उसको भी हम ख़त्म करा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वैसे तो डायलॉग वाले आपके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई नया नियम बन के आ जाए और ये कहा दिया जाए कि डायलॉग वाले भी आएंगे। इस तरह से हम उस टॉपिक को भी अच्छी तरह से सिखा देते हैं ताकि विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो हमारी बात को याद रखोगे बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आपका। भले ही आपके डायलॉग वाले एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में, अब नहीं मानो, हो सकता है आने वाले समय में और आप में से बहुत सारे टीचर्स बनेंगे, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर हो सकता है कि डायलॉग वाले भी एग्ज़ाम में आने लगे तो क्या करोगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम डायलॉग वाले भी आपको सिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने मित्रों के लिए लाइक या शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो इसके बाद अगला रूल है इसका, देख लेते हैं कौन सा रूल है इसका। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, यानी कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग आए तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड लगाते हैं तथा कॉमा हटाकर
कुछ नहीं लगाते हैं तथा इनके बाद एक कॉमा आए तो उसके स्थान पर टू लगाते हैं। तो ये देखो छोटी सी बात है, इसको आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार इसकी टिप्पणी कर देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आर एस के शुरू में, आर एस जो आपका दूसरा वाक्य होता है उसके शुरू में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है तो आपको सैड के स्थान पर विज्ड लगाना है, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाना है। यदि इन शब्दों के बाद अगर कॉमा दिया हुआ है, सिंगल वाला एक कॉमा दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर आपको टू लगाना है। ये दो बातें याद रखनी है बहुत ही अच्छी तरह से और आप वाक्य को बना सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, एक कॉमा लगा दिया, माय मदर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग दिखाई दे रहा है, बस। इसके बाद एक कॉमा आ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। बनाना शुरू कर देते हैं। मोहन तो मोहन रहेगा आपका, सैड की जगह क्या होगा मैंने बता दिया आपको, विज्ड लगाते हैं। कॉमा हटाए कुछ नहीं लगाते हैं, ये गुड मॉर्निंग यहाँ आ जाएगा। और देखो यहाँ पर एक कॉमा दिया है, उसके स्थान पर टू लगा देंगे। माई को बदलेंगे मोहन से तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और मदर का मदर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशान नहीं होना है। जितने भी रूल होंगे हम सबको डिस्कस करेंगे और आपकी समझ में भी आएंगे, क्योंकि हम पहले रूल लिखाते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं, उसके बाद फिर उसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो ये रूल हो गया। इसके बाद अगला रूल है कि जब आर एस के शुरू में गुड नाइट क्या दिया हो, जब आर एस के शुरू में, नेक्स्ट रूल है आपका इसका कि जब आर एस के शुरू में गुड नाइट, गुड बाय, एडियो, फेरेवल आदि शब्द आए तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर वेड का प्रयोग करते हैं। सेम कंडीशन, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं। कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं। यदि एक कॉमा आए तो उसके स्थान पर टू लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड ही सेड, उसने कहा गुड बाय माई फ्रेंड। तो देखो हमने बताया क्या दिखाई दे रहा है, गुड बाय मिल गया आपको, तो ही रहेगा। सैड के स्थान पर क्या लगा दोगे आप? बेड लगा दोगे। कॉमा उठा के कुछ नहीं लगाना है आपको। गुड बाय और एक कॉमा दिया है, टू लगा दिया। माई को बदलेंगे ही से तो हिज हो गया। फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा।
बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक और रूल रह गया है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि हर रूल को समझ सकें। और भी इसमें कोई ऐसे वाक्य होंगे जो रूल के बेस से बनते हैं तो उनको हम एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि जब आपका हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे उसमें दे देंगे और उसके बेस से, उसके रूल के बेस से उसको हम कर देंगे। तो देखिए, कह सकते हैं कि जब RS के शुरू में O, फॉर आए तो सेड या सेड टू के स्थान पर विज्ड का प्रयोग करते हैं। ओ को हटा देते हैं, कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओ के बाद कॉमा आ रहा है तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ही विज्ड, टू को हटा देंगे, मी, ओ को हटा देंगे, फॉर आ जाएगा आपका ए गिलास ऑफ वाटर। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखो, जो इसके इम्पोर्टेंट रूल थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया है और इसमें यदि और भी कोई तरह कुछ वाक्य होते हैं तो उनको हम एक्सरसाइज के बेस पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आप उनको भी ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छे तरह से देखना है और जितने भी रूल हैं उनको बढ़िया तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम बता चुके हैं, क्योंकि जब तक टॉपिक की एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की जाती है वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो देखो, हम इसके 8-10 वाक्य देंगे और उनको समझाएंगे अच्छी तरह से, विद रूल के समझाएंगे, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक रूल को याद करना है ताकि आपको याद हो जाए तो आप एग्जाम में उनको अच्छी तरह से कर सकें। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।